जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आपको प्रकाश इस समय प्रकाश के लेंस को पढ़ा रहा हूं। दर्पण को पूरी तरीके से समझ गए। दर्पण के बाद मैं लेंस से इमेज फॉर्मेशन को पूरी तरह समझ गया। अब इमेज फॉर्मेशन को समझने के बाद अब हम देखते हैं लेंस के सूत्र का निगमन। लेंस के सूत्र का निगमन अब इसको समझ लेते हैं। अब समझ लीजिए कि लेंस के आखिरी छोर पर हम आ चुके हैं। कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक एक टॉपिक को लेकर खूब अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है और मजा भी आ रहा है। पढ़ाई का मतलब ही मजा होता है। बोरियत ना, ये पढ़ाई का काम नहीं है। बोरियत ये पढ़ाई को दूर ले जाती है। अगर मन लग जाए पढ़ने में ना तो समझ लीजिए कि मजा आ गई। तो इसी मजेदार तरीकों को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं लेंस के सूत्र का निगमन। तो आइए एक पहले फिगर बना ले। फिगर बना के फिर उसको पहले समझा दे कैसे क्या। इमेज फॉर्मेशन तो खूब अच्छी तरीके से समझ गए हो। अब यहाँ पर कैसे क्या सूत्र का निगमन होगा। देखो, आप कहोगे कि सर यहाँ से वस्तु अगर जहां रखे हो यहाँ के बजाय वहां रख दो। बिल्कुल रख सकते हो जहां से हो, लेकिन हमें समझाना है आपको कि जैसे बोल दिया जाए कि बच्चों आपको प्रतापगढ़ जाना है। प्रतापगढ़ जाने के लिए आपको एक ही रास्ता बता दूं तो आप कहोगे सर मैं इसी रास्ते से क्यों जाऊंगा, मैं दूसरे वाले रास्ते से जाऊंगा। तो हाँ, बिल्कुल जा सकते हो आप, लेकिन अगर सर को लगा है कि इस रास्ते से जाओगे आप ज्यादा सुटेबल पाओगे, ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे, तो आप उसी रास्ते से जाओ। तो यही करने के लिए मैं सूत्र का निगमन बताने चल रहा हूँ। जो रास्ता सबसे सरल है वही रास्ता बता रहा हूँ। बाकी आप जैसे भी चाहो कर सकते हो। सब जो पूछोगे जैसे पूछोगे हम सब बताएंगे। क्लियर है इतनी बात। आइए सबसे पहले एक लेंस बना ले। तो एक उत्तल लेंस बना ले। ये मान लेते हैं कोई ये प्रकाशिक केंद्र जो मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष प्रकाशिक केंद्र से निकली है। अब इसका ये मान लेते हैं यहाँ पर प्रथम फोकस F1 है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं द्वितीय फोकस यहाँ पर F2 है। क्लियर है इतनी बात, है ना। अब इसी के बीच में कहीं एक वस्तु रख दे, एक वस्तु ओ डैश रख दे। हाँ, F1 करो ना, टू कैसे कर दिए। टू F1, F2 कौन किया। मारूंगा अगर F2 बीच में आकर कर दोगे तो। तुम्हारी आदत बहुत बेकार हो चुकी है। हाँ, कैसे F2 कर दिए। उठाए डंडा, कल से डंडा लाओ मुझे, मैं डंडा का प्रयोग करूंगा। नहीं, लाठी लाओ, लाठी। चलो ठीक है। जब इससे एक प्रकाश की किरण जाकर लेंस पर पड़ी, लेंस पर पड़ी, है ना। पड़ने के पश्चात ये अपवर्तन के पश्चात ये मुड़ गई और कहीं जाकर ये F2 बिंदु पर मिल रही है ना। F2 बिंदु पर मिल रही है। ठीक। एक दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से मुड़ जा रही है। फिगर बहुत जरूरी होता है भैया, फिगर को खूब अच्छी तरीके से समझना। जहां पर काटती है पहली किरण मुख्य अक्ष को, वहीं पर द्वितीय फोकस का निर्माण हुआ, है ना। और दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से सीधा गुजर गई और पहली किरण को जिस बिंदु पर काटती है वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है और वो भी उल्टा। क्लियर है इतनी बात, है ना।
बस यही सब कुछ हम लिख दें। यहाँ पर मान लेते हैं, ये थोड़ा ऐसे दिखा दें, ये प्रकाशिक केंद्र सी है, ये प्रकाशिक केंद्र सी है, ये मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर कोई लिख ले सी है, यहाँ पर ओ डैश, यहाँ पर ए लिख दें, है ना, यहाँ पर ए लिख दें बस, और कोई किरण तो बच नहीं रही है, और इसको यल लिख दें, यल। ठीक है ना, सारी चीजें क्लियर है, एक बार फिर से समझ लो। एक कोई वस्तु ओ डैश जो F1 तथा 2F1 के बीच में रखी है, एक कोई वस्तु ओ डैश जो F1 तथा 2F1 के बीच में रखी है, जिससे पहली किरण लेंस पर जाकर पड़ी, पड़ने के पश्चात अपवर्तन के पश्चात F1 बिंदु से होकर गुजरी तथा F2 बिंदु से होकर गुजरी तथा दूसरी किरण वस्तु से जो प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी तथा पहली किरण को जिस बिंदु पर काटती है वहीं पर इस वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्लियर है? इतना लिखने के बाद फिर डेरिवेशन कर लेना, जैसे बोला हूं। एक मिनट, ठीक है ना। ऐसे वीडियो को रोक करके अपनी भाषा को ऐसे बनाना, और देखो भाषा बनाने के बारे में सीखो। हर जगह मैं सिर्फ यही बता रहा हूं कि सीखोगे कैसे। रट्टा मार के कोई भी काम नहीं करना है आपको, है ना, कोई भी काम नहीं करना है। रट्टा मार के क्या मिलेगा मार के किसी को जान से। मारना है तो मार दो उसे उसके कर्मों की एहसान से। हरगिज सर उठा के जी नहीं सकता दबा हुआ तुम्हारे कर्मों के एहसान से, है ना। तो हमेशा ध्यान देना कि क्या मिलेगा, मतलब है ना, बढ़िया बनो यार, है ना। तो बहुत बढ़िया हो चलो कोई बात नहीं, होती है। तो यहाँ पर मान लो अब ऐसे लिख लेना, थ्योरी जैसे बोला हूं वैसे बना के लिख लेना। एक छोटी सी जानकारी और दे दे रहा हूं कि यहाँ पर लिख लेना मानव आया है यल इक्वल कोई उत्तल लेंस, यल क्या है, उत्तल लेंस, कोई उत्तल लेंस और ओ डैश इक्वल ओ डैश लेंस के सामने रखी वस्तु। ठीक है, ये भी ठीक, अभी लिखो ना, लिखने को मौका देंगे हम। और F1 इक्वल F1 व F2 इक्वल F1 या 2F1 इक्वल लेंस की प्रथम व दोगुनी प्रथम दूरी, प्रथम फोकस दूरी या प्रथम फोकस। ठीक है ना। सी इक्वल क्या है, प्रकाशिक केंद्र F2 इक्वल क्या है, F2 इक्वल क्या है, द्वितीय फोकस
द्वितीय फोकस आई आई डैश क्या है? वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब। इतनी बात क्लियर हो गई है ना? सभी बच्चे बताएं, यहां तक किसी कोई दिक्कत? हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे पूरी तरह समझ गए हो? हिंदी मीडियम वाले, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझे, समझ गए? अब इसको जैसे बोला हूं ऐसे डिफिनीशन बना के आप लिख सकते हो। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, अब हम डेरिवेट करें इसे, है ना? अब देखो, अच्छा यहां तक लिखना हो, पहले लिख लो, तो जो बताया उन्हें भूल जाओगे। देखो, अब इसका डेरिवेशन डेरिवेशन क्लास 10th में बिल्कुल नहीं आता। क्लास 10th वालों को डेरिवेशन नहीं करना है, सवाल ही आती है। क्लास 12th में डेरिवेशन आता है, तो ध्यान देना। तो बस 10th वालों को ये जानने की जरूरत है कि सूत्र, उस पर सवाल आते हैं और उस पर आते हैं, प्रॉब्लम्स कुछ पूछे जाते हैं, बस उनको देखना है। बाकी 12th में ये डेरिवेशन आती है, तो ध्यान देना। अब यहां पर लिखो माना, देखो अब इसको करोगे, देखो अब यहां पर एक चीज आपको दिख रही है, क्या क्या दिख रही है? यहां पर हम पहले सब डिस्टेंस लिख दें। देखिए, अब इसका निगमन देखते हैं। इसके निगमन में जैसे दर्पण के सूत्र का निगमन किए थे, सेम एज इट इज है। बस आपको क्या देखना है कि मैंने जो त्रिभुज बताया था, त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। जैसे अब यहां पर देखो, आपको दिख रहा होगा ओ डैश सी, त्रिभुज दिख रही है, समकोण त्रिभुज है ना, राइट ट्रायंगल दिख रही है ना, ओ डैश सी एक समकोण त्रिभुज है ना, तथा आई डैश एफ टू, आई डैश एफ टू, या आई वहां से ले रहे हैं तो आई डैश सी, हम जब ये वाली लिए हैं तो ये वाली ले लें, है ना। देखो ओ डैश सी तथा आई डैश सी समरूप है, हाँ, समकोण त्रिभुज है, समरूप है। समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। समरूप है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो यही लिख दें। माना 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 समकोण त्रिभुज ओ डैश सी तथा आई डैश एफ टू, आई डैश एफ टू समरूप है, समरूप है। लिख दें ये बात, समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो और सही रहेगा। यहां लिख लो, समरूप है तो समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्लियर है इतनी बात? भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इनकी भुजा कौन कौन सी है भैया? देखो ओ डैश, देखो ओ डैश अपान ओ डैश आई डैश अपान आई डैश इक्वल ओ सी ओ सी अपान आई सी। क्लियर है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब एक त्रिभुज और दिख रहा है आपको, देखो आई डैश एफ टू, आई डैश एफ टू, या एफ टू आई डैश, हाँ, अरे ये एफ टू नहीं, यहाँ सी होगा भाई, यहाँ सी गलती से लिख दिया, यहाँ सी होगा, ये गलती से लिख दिया क्योंकि यहां तक लिया हूं ना, यहां तक लिया नहीं। अब तथा माना आई समकोण त्रिभुज आई डैश एफ टू तथा
आई आई डैश या आई एफ टू आई डैश करे तो इस तरह ठीक रहेगा, आई डैश ये कर दो, है ना। तथा तथा ए सी एफ टू, तथा ए सी एफ टू, ठीक है ना। समकोण है या समरूप है, समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां भी लिख दो आई डैश अपान, यहां होगा ए सी, है ना। या ये वाला बाद में किए है ना, इसको ऊपर करो चूंकि इसको पहले किए हो। ए सी अपान आई डैश इक्वल आई डैश सी एफ टू अपान आई एफ टू, है ना। समीकरण नंबर सेकेंड। देखो अब दोनों में एक चीज सिमिलर है, एक चीज कॉमन है, क्या। यहाँ पर देखो ओ डैश, यहाँ पर एसी, हम ओ डैश या एसी के स्थान पर ओ डैश लिख सकते हैं, है ना। अभी इसको दो मत बनाओ, क्योंकि ओ डैश बराबर एसी, है ना, एसी, तब ओ डैश अपान आई डैश इक्वल सी एफ टू अपान आई एफ टू, समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखो समीकरण एक तथा दो से, देखो ओ डैश आई, समीकरण एक से ओ डैश आई का मान समीकरण दो में रखने पर रख दें। समीकरण एक से ओ डैश अपान आई डैश का मान समीकरण दो में रखने पर रख दें। ये लकी यहां है, इसका मान है ओसी अपान आईसी ना, यहां पर लिख दें ओसी अपान आईसी इक्वल सी एफ टू अपान आई एफ टू, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो यहां पर सबका मान आप रख सकते हो, यहीं पर हम साइड में कहीं दिखा दें। देखो हमें है ओसी, है ना, ओसी, देखो ओसी इसका मान है यू, यहां ओसी इक्वल यू है। अब ओसी इस साइड है ना, इस साइड सबका मान देखो, जहां लेंस बनेगा, दर्पण बनेगा, उसके बाएं ओर जो होता है उसका सब का मान माइनस में होता है। और वैसे भी बताया हूं कि मान माइनस में यू का रखना ही है सब में, है ना। तो इसका मान माइनस में रखो, ठीक है। और ओसी हो गई, आईसी इक्वल भी, ये तो इधर है भैया, प्लस में रहने दो, हाँ प्लस में रहने दो। और फिर इसके बाद आईसी हो गया सी एफ टू, इसका मान है एफ, सी एफ टू इसका मान है एफ, है ना। और फिर आई एफ टू भैया यहां नहीं है, आई एफ टू इसको बदलना पड़ेगा उसी तरह, कैसे जैसे बनाया था, बताया था, याद है। जैसे देखो यहां पर देखो आईसी अगर हम ले ले, आईसी पर एक लाइन हम ले लेते हैं, ये है सी, ये है आई, है ना। तो आईसी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर एफ है मान लो एफ टू, तो सी एफ टू प्लस एफ टू आई, यही होगी ना भाई। अगर हमें यहां तक पूरा जोड़ना है तो इस पूरे को जोड़ना है, आधे कट है तो इतना प्लस इतना पूरा हो जाएगा,
है ना, यही तो होगा, तो बस वही कर दे रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आई अप टू, यानी आई अप टू बराबर हो जाएगा आई अप टू बराबर आई सी, ये इधर आ जाएगा माइनस सी अप टू, यही हो जाएगी ना, है ना। तो यहां पर आई एफ टू इज इक्वल आई सी माइनस सी एफ टू। आई सी का मान क्या है, आई सी भी माइनस सी एफ टू, इसका मान है एफ, है ना। बस यही सब मान, यही जो रेड कलर से लिखा हूं, यही मान हम इस पे रख दें, आराम से आ जाएगी, है ना। इसको मिटा दे रहा हूं, देखो ओसी का मान क्या है, माइनस यू अपान आईसी का मान क्या है, भी इक्वल सी एफ टू का मान क्या है, सी एफ टू का मान है एफ, इसका मान क्या है, भी माइनस एफ। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो ये सी एफ भी हो जाएगा, ये एफ भी इक्वल, ये हो जाएगा माइनस यू भी, और फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस एफ, क्या हो जाएगा, प्लस एफ यू, ठीक है ना, ये हो गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में एफ यू भी से भाग देने पर भाग दे दो भैया, कहीं कुछ कमी हुई है का, देखते हैं। एफ भी अपान एफ यू भी इक्वल माइनस यू भी अपान एफ यू भी प्लस एफ यू अपान एफ यू भी, एफ से यू कटा, यू भी से यू भी कटा, एफ भी से एफ भी कटा, यहाँ क्या बचा, 1/u इक्वल माइनस 1/f प्लस 1/v, इसको इधर लाओगे, इसको इधर ले जाओगे, है ना, क्या हो जाएगा 1/f इक्वल, एक इसको इधर लाओगे प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u, है ना। यही हमें प्रूव करना था, लेंस का ही फार्मूला होता है, देखो, है ना, कहीं कठिन नहीं भैया, कहीं भी कठिन नहीं है, बहुत जबरदस्त होती है, मजा आ जाता है डेरिवेशन में, और क्लास 12 की डेरिवेशन की ये शुरुआत है। अब यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए दमदार तरीके से लगातार आपको प्रयास करना है, मजा आ जाएगी, है ना। आप भूलना कभी मत, अब की बार 95 पार, ये टैग भर जाए, चल छैया छैया दिमाग में ना चले, अब की बार 95 पार, सुबह उठो तो अगर गाना गाने का मन रहे यही गाओ, अब की बार 95 पार, है ना, नींद ना आए जब तक तुम इसे ना पाओ, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बताएं। अब लेंस के सूत्र का निगमन हम समझ गए, है ना। अब हम देखते हैं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता मैंने पहले बताया था ना, लेंस की आवर्धन मैंने पहले बताया था, और दर्पण का आवर्धन और लेंस का आवर्धन दोनों कॉम्बिनेट करके बताया था, एक बार फिर बताऊंगा। तो लेंस का आवर्धन क्या होता है, यम इक्वल भी बाई यू, ये होती है ना, या यम इक्वल आई बाई ओ, ये होती है, या आई बाई ओ इक्वल भी बाई यू,
देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले लेंस की आवर्धन क्या होती है तो आप डिफिनीशन बना सकते हो, अपने आप से बनाओ। अच्छा ये बताओ, ये भी है क्या? हाँ, लेंथ ऑफ भी, हाँ, और यू इक्वल लेंथ ऑफ, और आई इक्वल लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ इमेज, ओ इक्वल अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इसको याद रखना। यानी भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी। ठीक है ना। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, है ना। डिफिनीशन अपने आप बना लोगे। कैसे? प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है ना। प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। या आप कर सकते हो, या प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्लियर है ना। या प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का अनुपात प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। आप जैसे चाहो बना सकते हो, इसी तरह बनाओ। बनाकर पढ़ने की डिफिनीशन खुद बनाओ अपने आप। कितने दिन रट्टा मारोगे आप? ठीक है ना। रट्टा मार के नहीं करना है कुछ हमें, समझ गए। अब इसके बाद आ जाइए लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को पी से व्यक्त करते हैं। P इक्वल 1/F। किसमें? मीटर में ये रहेगा भैया। और सभी दूरियां सेंटीमीटर में रखी जाती हैं। ये दूरियां सेंटीमीटर में। केवल क्षमता जब निकालोगे तो मीटर में रखोगे आप। क्षमता जब निकालोगे तो मीटर में रखोगे आप। कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है कि लेंस की, क्लास 10th में कई बार आई है, लेंस की क्षमता निम्न में से फोकस दूरी क्या होती है? तो वहां रहेगा एफ मीटर में, एफ सेंटीमीटर में, एफ अकेले, और कुछ भी, या इनमें से कोई नहीं, कुछ दे सकते हैं। तो ध्यान दे लेना, एफ रहेगी मीटर में। ठीक है ना। इसको याद रखना। और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? इसको डी से व्यक्त करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ गए, है ना। अब इसको समझ गए हो तो एक बार एक सिमिलर हम चार्ट बता दें आपको, कि जहिया फिर से आपको उसी तरीके से वही हो जाए कि दिक्कत ना रहे आपको। ठीक है ना। इसको याद रखना। अब देखो, अब यहां मैं पहले बनाने चल रहा हूं दर्पण। पहले क्या बनाने चल रहा हूं? दर्पण। और यहां पर लेंस। ठीक है ना। अब दर्पण का सूत्र क्या होता है? सूत्र दर्पण का होता है 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। लेंस का सूत्र होता है 1/F इक्वल 1/V माइनस 1/, अभी सिद्ध किए। हाँ। अब आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? आवर्धन m इक्वल -V/U। और इसका क्या होता है? m इक्वल V/U। ये दोनों में कंफ्यूजन ना हो भैया। क्षमता डायोप्टर केवल लेंस में ही निकाली जाती है, दर्पण में नहीं। ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। देखो, इसमें ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इसमें ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। इन दोनों को याद रखना। समझ गए? क्लियर है इतनी बात?
बाकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध आप जानते ही हो, है ना। तो इस तरह से लेंस चैप्टर का पूरा डेरिवेशन सब डिफिनीशन सुधा सब तैयार यानी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हम कराएंगे, न्यूमेरिकल कराने के बाद फिर हम आगे वाली पायदान पर चलते हैं। इस तरह से हमारे चैप्टर ये लेंस यानी प्रकाश के चैप्टर को खूब अच्छी तरीके से मैंने समझाया और वाकई में मजा भी आया। और हाँ, अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा हो ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे मनोबल को थोड़ा और बढ़ाएं ताकि और दमदार तरीके से, अगर कहीं कुछ कमी है ना, और मजेदार तरीके से आपको पढ़ाया जाए और मजा आ जाएगी आपको पढ़ने में। ठीक है ना। जय हिंद।